Today we are going to basically end this three-dimensional geometry chapter by discussing main questions, main type of questions. So let me start. Others will also join in between, and through those questions we will also revise the theory which we have done in this chapter. Perpendicular is drawn from the point zero three four to the plane equation become find the coordinates of the foot of the perpendicular. Equation of the plane is 2x minus 2y plus z equal to 10. To give you one more question, find the distance between the line r equal to 2i minus 2j plus 3k plus lambda I minus j plus 4k, and the plane r dot I plus 5j plus k equal to 5. Try these two questions, Abhinav.
सर फर्स्ट का तो 8/3 1/3 16/3 8/3 1/3 16. Let me check the answer. ठीक है, करेक्ट. सर ये 10/3√3 ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का, और कुछ अभी तक ज्वाइन किया भी नहीं है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हम देख सकते हैं. The lines x equal to ay plus b, comma z equal to cy plus d, and x dash equal to x equal to, sorry, not x equal to a dash y plus b dash, comma z equal to c dash y plus d dash will be perpendicular if and only if, will be perpendicular if and only if dash, मतलब तुम्हें ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश में क्या रिलेशन आएगा ये बताना है. Try this question. I'll be back in 4 minutes.
हेलो अभिनव, कर लिया क्या ये वाला क्वेश्चन? नो सर। क्या आ रहा आंसर? नहीं सर, सर नहीं हुआ अभी। कर रहे हो या बता दूं? सर बता दो। सबसे पहले हम दोनों लाइंस को उसके सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। ये एक्चुअली एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन बन रही है। तो ये भी एक तरीका है लाइन लिखने का। जो दो प्लेन्स होते हैं, एक प्लेन इस हैंड से ले लो, एक प्लेन इस हैंड से ले लो, तो दोनों प्लेन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज अ लाइन। तो इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में अगर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस बी बाई ए इक्वल टू वाई, और यहाँ से y क्या बन रहा है, z माइनस बी बाई सी। जिसको हम और थोड़ा तरीके से लिखें तो x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू y माइनस जीरो बाई वन is equal to z minus d by c. Is this clear? यस। इसी तरीके से ये जो दूसरी लाइन है इसको भी हम लिखना चाहें तो क्या आएगा, x माइनस बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू वाई, इसको y माइनस जीरो बाई वन लिख सकते हैं, इज इक्वल टू z डैश, z नॉट z डैश, z माइनस b डैश बाई सी डैश। तो ये दो लाइंस है एक्चुअली, जो दो प्लेन्स, चार प्लेन दिया हुआ था, दो प्लेन की एक लाइन बन रही थी, दो प्लेन की दूसरी लाइन बन रही थी। ये दोनों लाइंस है। अब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, बता सकते हो? दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, राइट? यस सर। तो अगर हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो चुने तो ए वन सी, इस वाले को ना तो ए डैश वन सी डैश, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डैश प्लस वन इंटू वन प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो, विच मीन्स ए डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू माइनस वन। दिस विल बी योर आंसर। I hope it is clear. यस। Now let us come to the next question. ये भी एडवांस के ही लेवल में आएगा। The equation of the plane containing the line two x plus z minus 4 equal to 0 is equal to 2y plus z and passing through the point 2 1 minus 1 is
सर ये P1 प्लस P1 इक्वल्स टू L1 प्लस लैम्डा L2 से होगा ना? करेक्ट, उससे ही होगा। आंसर शेयर कर देना, फिर देखते हैं क्रॉस चेक करके सही है। सर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। Equation of the line of shortest distance between the lines x by 2 equal to y by minus 3 is equal to z by 1, and x minus 2 by 3 equal to y minus 1 by minus 5 equal to z plus 2 by 2 is, find it out.
प्लस सेकंड वाला कैसे होगा? ये R1 R2 से इक्वेट तो कर दिया दोनों को। वेट कर दिया, एक मिनट देखते हैं। यहाँ पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला वो वाला तो अप्लाई करेंगे नहीं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला था वो तो अप्लाई होगा नहीं। अदरवाइज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो अब दो स्क्यू लाइंस है, एक जो लाइन है वो ये वाली है। तो इतना समझ में आ रहा है कि ये पास कर रही है पॉइंट 0,0,0 से, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 2,2,-3,1। तो जो दूसरी लाइन है वो पास कर रही है 2,1, -2 से, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 3, -5,2। इज दिस ओके? यस। अब हमें इसके अलावा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होती है, दिस वी नो। कॉमन नॉर्मल इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिस पॉइंट से उधर के इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट को x1 y1 z1 ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट x2 y2 z2 ले लेते हैं। तो ये जो है x1 y1 z1 वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x1/2 is equal to y1 by -3 is equal to z1 by 1. Let us say this is equal to some p, all of these three. तो हम इस पॉइंट ए को, ये पॉइंट बी हो गया, इस पॉइंट ए को x1 y1 z1 को 2p, -3p, t लिख सकते हैं। उसी तरीके से x2 y2 z2 जो है वो दूसरी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x2 -2/3 is equal to y2 -1/-5 is equal to z2 plus 2/2 is equal to s, suppose all of these three. So the point is x2 y2 z2 will become 3s plus 2 -5s plus 1 2s minus 2। ये हो गया ए और बी पॉइंट। अब इसके बाद ये सब तो हमने यूज कर ही लिया, तो उसको इरेज कर देते हैं। x1 ए से बी जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एस और टी पता करना होगा। एस और टी कैसे पता चलेगा? व्हाट वी कैन से जो ए बी है दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू लाइन 1 आल्सो, ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 आल्सो। और ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा? ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो x1 -x2 करेंगे, 2p माइनस ps -2 हो गया। y1 -y2 करेंगे तो -3p प्लस 5s -1 हो गया। फिर z1 z2 करेंगे तो t -2s प्लस 2 हो गया। So this is the direction ratio of AB. Now this is perpendicular to both the lines. तो दोनों लाइन के, इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ अभी, तुम लिख लेना पहले x1 by, तो मतलब AB is perpendicular to L1, तो वहां से हमारे पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो L1 का जो डायरेक्शन रेशियो वो हमारे पास है ही, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1। तो 2 into 2p minus 3s minus 2 minus 3 into minus 3p plus 5s minus 1 and 1 into p minus 2s plus 2 should be equal to 0.
इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, एस और टी में एक इक्वेशन आ जाएगी। और वैसे ही ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, इससे भी एस और टी में इक्वेशन आएगी, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एस और टी मिल जाएगा। तो जस्ट ट्राई वंस और गेट द आंसर। समझ रहे हो ना अभिनव? यस सर, बस आंसर दे। सर 31/3 और 19/3। ये तुमने एस और टी की वैल्यू निकाली है। यस। तो जो फाइनल आंसर है वो ये है, इक्वेशन ऑफ द लाइन जो आएगा वो ये दे रहा है, x माइनस 2/1/3 इज इक्वल टू y प्लस 3/1/3। के बाद इक्वेशन ऑफ द लाइन भी इसके बाद निकालिए, इज इक्वल टू z माइनस 1/1/3। ऐसे आ तो जाएगा ही, जब एस और टी निकल गया तो दोनों पॉइंट्स निकल जाएंगे ए और बी, उससे इक्वेशन निकल आएगी। शुड यस। ट्राई, बाद में कर लेना। लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके। आंसर नोट कर लो, लेकिन आंसर ये है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। एक है x माइनस 4/3 बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 6/5/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/2/4। और दूसरी है 5y प्लस 6/8, 8 है, इज इक्वल टू z माइनस 3/9 इज इक्वल टू z माइनस 4/5। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। पहले तो ये देख लेना ये किस तरह की दोनों लाइन्स हैं, क्या ये पैरेलल लाइन्स है या फिर स्क्यू लाइन्स है। पैरेलल एक बार देख लोगे, डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है, पैरेलल आ गई तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे। अगर पैरेलल नहीं आई तो उस केस में स्क्यू का फॉर्मूला लगाओगे। स्क्यू में भी अगर जीरो आ जाता है तो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और अगर जीरो नहीं आता है तो दीज आर स्क्यू लाइन्स। इज इट ओके अभी ना? यस सर।
ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड यस फॉर्म तो में ये तो चेंज। फर्स्ट तो जीरो ही। पाई प्लस 6/5 और 8/5, यहाँ पे हो जाएगा Z-3/3/2, ये 9/3, राइट। ये हो यस जाएगा Z-4/3/5। अब अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, 2/8/5 जो है, 2/8/5 बिकम 5/4, यहाँ का 2 का, यहाँ का 8/5 का, 3/9/2 अगर करते हैं तो 2/3 होगा। तो क्लियरली दोनों बराबर नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यस तो दीज आर स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस हो सकती है या फिर इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, पैरेलल नहीं है, दीज आर नॉट पैरेलल। अब इसका फॉर्मूला लगा के देखो, इसकी वैल्यू क्या आती है। फॉर्मूला हमारे पास ये था, A1 - A2, जो दोनों पे लाइन पे पॉइंट्स हैं, इंटू B1 क्रॉस B2 मॉड बाई मॉड ऑफ E1 क्रॉस। फॉर्मूला याद रखना, ये दोनों बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेई के लिए। अगर ये वैल्यू जीरो आ जाएगी तो इट विल बी इंटरसेक्टिंग। क्या वैल्यू आ रही है? तो जीरो ही आ रही। ओके, मतलब दीज आर इंटरसेक्टिंग है। मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अच्छा, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी एक तो ट्राई कर लेते हैं। द प्लेन x = 0 is rotated through an angle alpha. Out its line of intersection with the plane z = 0. Find equation of the plane in new position. ऑप्शंस को बता देते हैं। मल्टी करेक्ट है, तो हो सकता है कि एक करेक्ट हो सकता है कि एक से ज्यादा करेक्ट। ऑप्शंस आर ए x प्लस या तुम ट्राई करो, पहले ऑप्शन दे देने से फिर ओपनली सोच नहीं पाते हैं। तो ट्राई करना, उसके बाद अपने आप आंसर जो आएगा देखना क्या आता है, एक आता है या एक से ज्यादा।
सर ये प्लस माइनस में आएगा आंसर। बता सकते एग्जैक्टली आंसर क्या आ रहा है? एक मिनट से बस, के की वैल्यू आ प्लेन x इक्वल टू 0 जो है वो अल्फा एंगल से रोटेट की जा रही है अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन z इज इक्वल टू 0। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 का होगा। अगर मैं इसका फिगर बनाता हूँ x y z। सर ये ए एक्स प्लस बी वाई ओके, प्लस प्लस माइनस जेड अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन अल्फा। लेकिन a और b तो दिया ही हुआ नहीं है, a और b कैसे आ रहा है आंसर में? बस अल्फा दिया हुआ है। अगर हम प्लेन x इज इक्वल टू 0 की बात करें तो दैट इज वाई जेड प्लेन। x इक्वल टू 0 प्लेन इज एक्चुअली वाई जेड प्लेन and z equal to 0 plane is xy plane, राइट। तो जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो y एक्सिस होगी, तो वो दोनों में कॉमन है। तो दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन हो रहा है हमारे पास वो ये y एक्सिस होगी, पीछे भी जाएगी y डैश। सर उसी को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के जेड इक्वल टू जीरो किया मैंने। ax प्लस by प्लस kz इज इक्वल इक्वल टू टू 0। नहीं तो ऐसे कैसे लिखोगे? अगर तुम इन दोनों में वो फैमिली ऑफ प्लेन बनाना चाह रहे हो तो फिर देखते हैं पहले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये है, ठीक है। line of intersection is y axis, this is the line of intersection। अब yz प्लेन और yz प्लेन को हम रोटेट कर अबाउट एन एंगल अल्फा अबाउट दिस एक्सिस विच इज y एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो न्यू पोजीशन होगा मान लेते हैं कि ये हो रहा है। तो जो एंगल इसका बन रहा है इसके नॉर्मल का इसके साथ वो अल्फा हो गया, ठीक है। इतना से अगर ये रोटेट कर रहा है तो इनिशियली इसका नॉर्मल क्या था? y था, नहीं yz प्लेन है ना, x था। सॉरी, इनिशियली इसका नॉर्मल जो था वो x था। अब इसका नॉर्मल जो है x के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। तो अब इसकी न्यू पोजीशन पे कैलकुलेशन, तो एक बात तो ये है कि रोटेट करने से ये ओरिजिन से जो पास हो रहा है वो फैक्ट चेंज नहीं होगा। तो देर इज अ पॉइंट p which is 0,0,0 lying on the plane, चाहे वो प्रीवियस प्लेन हो या रोटेट करने के बाद वाली प्लेन हो। और जो नॉर्मल वेक्टर है दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। नॉर्मल वेक्टर जो है अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ तो 90 डिग्री है और जेड के साथ भी 90 डिग्री है, क्योंकि रोटेट जो हुआ है वो वाई एक्सिस के अबाउट हुआ है ना। तो अगर इसको विजुअलाइज करो कि इसको हमने वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है तो एक्स एक्सिस से ये अल्फा एंगल बना रहा है, राइट। और वाई एक्सिस के साथ ये जो नॉर्मल है इसका वो जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा, और जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री ही बनाएगा। तो cos 90 is 0, cos 90 is 0, तो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा cos ऑफ अल्फा आई कैप, बस इतना हो जाएगा। cos ऑफ अल्फा आई कैप भी नहीं, इनफैक्ट नॉर्मल वेक्टर जो है sec ऑफ अल्फा आई कैप होगा, क्योंकि अगर तुम एक्स एक्सिस से एंगल निकालोगे तो अल्फा एंगल, which means
एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस है और इसके साथ ये जो नॉर्मल है ये अल्फा एंगल बना रहा है इस नॉर्मल, तो वो कॉस अल्फा आएगा। हाँ ठीक है, कॉस अल्फा आई कैप इज करेक्ट, प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब वेक्टर जो इक्वेशन होती थी आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, तो आर डॉट एन का मतलब हो गया कॉस अल्फा आई कैप, और ए तो 0,0,0 ही है, ये तो 0 हो जाएगा। इससे हमें क्या मिलेगा, एक्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा कोई आंसर है नहीं। जेड एक्सिस के अबाउट ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा या नहीं बनाएगा? अगर ये रोटेट कर रहा है अबाउट वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस के साथ भी इसका एंगल अल्फा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल तो चेंज नहीं हो रहा। हाँ, जेड एक्सिस के साथ भी इसका एंगल चेंज हो रहा है, तो प्लस कॉस अल्फा के कैप भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। उस केस में ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस जेड कॉस अल्फा इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसका कंपोनेंट लेने में कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट रुको। इस तरीके से तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नॉर्मल वेक्टर जो हो रहा है इसका, वो हमें सही निकालना है, बाकी और कुछ नहीं। नॉर्मल वेक्टर सही निकालने के लिए इनिशियली दिस इज वाई जेड प्लेन, मतलब एक्स के साथ इसका नॉर्मल पैरेलल था। अब इसको रोटेट करते हैं अगर अबाउट द वाई एक्सिस, तो जेड और एक्स दोनों से ये अल्फा एंगल बनाएगा, वाई से तो स्टिल 90 डिग्री ही रहेगा। अब ये जब अल्फा एंगल बना रहा है, तो उसका कंपोनेंट अगर हम लेंगे, अगर डायरेक्शन कोसाइन अगर लेंगे, तो कॉस अल्फा और 0 होना चाहिए। ये अगर इस तरीके से कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम्हारे वाले तरीके से अगर चलते हैं तो प्लेन जो है वो था एक्स प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 0। दिस वाज द इनिशियल प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन में, एंड सिंस दिस प्लेन passes through 0,0,0, तो उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्डा हम कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर ये अबाउट एन एंगल अल्फा रोटेट करता है विथ वाई एक्सिस, तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इनिशियली नॉर्मल वेक्टर क्या था? नॉर्मल वेक्टर था 1,0, कॉमा लैम्डा इक्वेशन से। ठीक है, दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। अब इसको अल्फा एंगल से अगर रोटेट करेंगे, तो नॉर्मल अपने जो नए पोजीशन पे जाएगा, ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको मैं सोच के फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताऊंगा। ये विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं ठीक से अभी। सर वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के जेड किया था मैंने, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाले,
कैसे कैसे बताओ तो, ax प्लस बी वाई प्लस के जेड कैसे हो गया? सर जैसे प्लेन दिया है ए एक्स, मैंने मान लिया प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। यस सर, और ये जेड इज इक्वल टू जीरो। और z इज इक्वल टू जीरो। फिर ये कैसे प्लेन, ये कैसे बना? ये इसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे? सर क्योंकि और कोई अप्रोच में दिखी तो मैं यही ट्राई करके देखते हैं। नहीं मतलब तुम्हारा जो तरीका, उससे ये चीज तो समझ में नहीं आ रही मुझे। ये समझ में आ सकता है कि जो फाइनल प्लेन आएगा, अगर हम उसको लेके चलते हैं, मतलब उल्टा लेके चलते हैं। मान लो कि यस तुमने सर। तुमने कहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द न्यू पोजीशन, हम उसको ले लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल टू जीरो। लेट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन न्यू पोजीशन। और ओल्ड पोजीशन में जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, ये तो न्यू पोजीशन पे है। ओल्ड पोजीशन पे अगर हम देखते हैं तो ये होगा ए डैश एक्स, वाई तो है, प्लस बी डैश जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है? या डायरेक्टली तुम फैमिली ऑफ प्लेन भी अगर लगाते हो, ए डैश और बी डैश दोनों लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम ए डैश एक्स प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो, दिस इज ओल्ड पोजीशन ऑफ द प्लेन एंड दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ द प्लेन। अब दोनों के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, तो दोनों का जो कॉस अल्फा होगा वो हो जाएगा ए इंटू वन, बी इंटू जीरो, सी इंटू लैम्डा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू रूट ओवर वन प्लस लैम्डा स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट अगर हम इन दोनों नॉर्मल का करते हैं, नॉर्मल तो वही होता है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड इन अ प्लेन, तो हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट ये आ रहा है, राइट। लेकिन अभी तक हमने ये फैक्ट नहीं यूज किया है कि इट इज रोटेटिंग अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विच इज वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है तो तुमको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि वाई एक्सिस के साथ जो इसका एंगल था प्रीवियसली नॉर्मल का, वो था 90 डिग्री। जब रोटेट कर जाएगा वाई एक्सिस से तो भी 90 ही रहेगा, लेकिन एक्स और जेड के अबाउट इसका एंगल अब चेंज हो जाएगा, दैट इज अल्फा हो जाएगा। तो अगर हम इसका एंगल एक्स से भी निकालते हैं और जेड से भी निकालते हैं, तो इसका जो नॉर्मल है 1,0,लैम्डा है, तो इसके नॉर्मल का एंगल अगर हम एक्स एक्सिस से निकालते हैं तो वो अल्फा, मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, आई कैप इंटू वन, दैट विल बी वन, बाकी जीरो हो जाएगा, बाई रूट ओवर वन प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये कॉस अल्फा होगा। और जेड के साथ भी यही कहानी हो रही होगी, तो वन बाई रूट ओवर वन प्लस लैम्डा स्क्वायर विल बी कॉस अल्फा, राइट। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। वो मैं लैम्डा लैम्डा को यहाँ पर रूट ओवर कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, वन प्लस रूट ओवर वन प्लस लैम्डा स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ अल्फा। और ये ए बी सी जो हमने लिया था, ये एक्चुअली ए बी सी की जगह, ये तो ओल्ड पोजीशन है ना, दिस इज द न्यू पोजीशन। इसका जो नॉर्मल था वो 10 लैम्डा था। हो गया, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, वैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको रहने दो, ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया
इस इक्वेशन को तुम लिख सकते हो, ए बी सी डी लेने की जरूरत नहीं है। सिंस इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन न्यू पोजीशन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो डी जीरो हो जाएगा। और न्यू पोजीशन में y के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है नॉर्मल, तो उस केस में y का कोफिशिएंट भी जीरो हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस म्यू z इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द न्यू पोजीशन एंड दिस इज द ओल्ड पोजीशन। तो न्यू पोजीशन में इक्वेशन ये है, ओल्ड पोजीशन में इक्वेशन ये। न्यू पोजीशन की इक्वेशन हो गई तरीके से, दिस इज इन न्यू पोजीशन। तो फर्क बस एक जगह म्यू होगा और एक जगह लैम्डा होगा। अब हमें ये म्यू और लैम्डा निकालना है। दिस इज द न्यू पोजीशन। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का जो प्लेन के नॉर्मल का इंटरसेक्शन है वो कॉस अल्फा होगा। तो 1 प्लस म्यू लैम्डा बाई रूट ओवर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये कॉस अल्फा होगा। देखिए थोड़ा सा मिस हो रहा है कुछ। इनिशियली बाइसेक्ट प्लेन, बाइसेक्ट प्लेन तो x इज इक्वल टू 0 था। और अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहा है, टर्म्स ऐसे से दिए हुए ना। ये तुम्हारा ओल्ड पोजीशन जो होगा वो तो दिया ही हुआ प्लेन का ओल्ड पोजीशन x इक्वल टू 0, और जो न्यू पोजीशन है उसमें ये y एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करता है तो x प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज that 1 plus lambda square is equal to sec square alpha, right? स्क्वायर कर देते हैं, cos square sec square alpha, मतलब lambda square is equal to sec square alpha minus 1 which is tan square alpha. Is it okay? Yes. So lambda is equal to plus minus tan alpha. उस केस में इक्वेशन हो गया x प्लस माइनस tan अल्फा इंटू जेड इक्वल टू 0। ये आ रहा है। इसमें जो ऑप्शन है वो सेक और कॉस में है। तो मैं देख लेता हूँ, सेक और कॉस में चेंज तो कर ही सकते हैं। जो tan अल्फा है उसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस रूट ओवर, अच्छा नहीं रूट ओवर तो सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। एक आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है इसका। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, अननेसेसरी कंफ्यूज हो सकता है बंदा। बी और सी, एक्स प्लस और माइनस दोनों है रूट सेक अल्फा माइनस 1 सेट। ये आ रहा है एक्स प्लस माइनस रूट सेक अल्फा माइनस 1 इंटू जेड इक्वल टू 0। तो ये सेक अल्फा कैसे आ गया, सेक स्क्वायर अल्फा होना चाहिए था। सेक अल्फा अगर आ रहा है तो इसका मतलब है ओल्ड पोजीशन पे एक्स इक्वल टू 0 दिया ही हुआ है। न्यू पोजीशन पे जब वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर गया तो एक्चुअली एक्स इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 से कंबाइंड होकर प्लेन की इक्वेशन बनी, करेक्ट है। अब अगर हम दोनों के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट इज एंगल अल्फा, दैट वुड बी 1 प्लस
0 by root over n plus lambda square. तो ये हो जाएगा दिस। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे बस इसके ऑप्शन में यहाँ पर होना चाहिए था सेक स्क्वायर। ऑप्शन में थोड़ी सी इसमें स्क्वायर डालने में मिस्टेक कर दिया, अदरवाइज हम tan अल्फा भी लिख सकते हैं, या फिर जैसा ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 करके। इज इट ओके? ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? हम अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे थे। यस सर। तो नोट कर लो बाय मेकिंग सम एक्सप्लेनेशंस आल्सो देयर। डन। एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेयर को इन्वॉल्व कर देते हैं। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, meets the plane x plus y plus z equal to 1 at the point x square plus y square plus z square equal to 1 at the points R and S, then ऑप्शन यहाँ पे भी मल्टी करेक्ट हो सकता है, पी आर प्लस पी एस इज इक्वल टू 2, पी आर इंटू पी एस इज इक्वल टू 2/3, और पी आर इक्वल टू पी एस और none of these.
सर ये एक्सप्लेन कर दो कैसे होगा। सर आप म्यूटेड। Okay, sorry. The line x equal to y equal to z meets the plane x plus y plus z equal to 1. ठीक है, at the point P. Okay, and the sphere, this one at the points R and S. Spherical figure है, circular नहीं है, तो this is a 3 dimensional, not 2 dimensional. स्फेयर का जो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है वैसे ये स्फेयर की इक्वेशन है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ साथ जेड स्क्वायर भी है, तो सबका सेंटर ऑरिजिन है जो सर्कल है, और उसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है जो स्फेयर है। तो दिस इज व्हाट इट इज, द लाइन x इक्वल टू y इक्वल टू z मीट द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस लाइन का जो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है, तीनों सेम हमेशा। तो लेट इट बी इक्वल टू t, तो तीनों t के बराबर है। तो इसका मतलब जब लाइन प्लेन को मीट करेगा तो जो जहां पर पॉइंट p है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पे x भी t है, y भी t है, z भी t। मतलब लाइन पे तो हर जगह ही सेम वैल्यू x y z की, प्लेन पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पर भी सेम होगी। इससे एक चीज हमें मिल जाएगी, 3t इज इक्वल टू 1, मतलब t इज इक्वल टू 1/3। तो जो पॉइंट p हो गया दैट इज एक्चुअली 1/3, कॉमा 1/3, कॉमा 1/3। इज इट ओके टिल हियर? यस अच्छा, अब स्फेयर को भी ये दो जगह इंटरसेक्ट करता है, ये लाइन जो है दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक आर पे और एक एस पे। तो अगेन एक्स को भी टी, वाई को भी टी और जेड को भी टी पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो इससे 3t² बनाएगा, तो टी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/। तो आर जो होगा उसमें तीनों 1/√3, 1/√3, 1/√3 होंगे, और जो एस होगा उसमें तीनों -1/√3, -1/√3। क्लियर है? यस अब निकाल लो पी का जो आर से डिस्टेंस है, पी का जो एस से डिस्टेंस है, वी नो द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो क्या आंसर आ रहा है। सर बी। भी है, ओके देखते हैं। पी का मतलब है ए और बी दोनों है। बी तो ठीक बोल रहे हो, ए भी एक बार चेक करना।
यस सर 2 ER। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके सर।